एक ऐसा टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिससे प्रति वर्ष क्वेश्चन आता है। मतलब आपका ये वीडियो, एक वीडियो से एक क्वेश्चन निश्चित ही है कि आएगा ही आएगा। मध्य प्रदेश की कृषि हो गई, और ऐसे ही भूगोल में भी हम दोबारा से कृषि पढ़ेंगे, भारत का भूगोल में। तो वहां से और यहाँ से एक से दो क्वेश्चन देखने को आपको प्रति वर्ष मिल रहे हैं। और मैंने तो ऐसा भी देखा है मैं जितनी बार भी एमपीपीएससी में बैठा हूँ, प्रति वर्ष क्वेश्चन आते थे। जितनी बार यूपीएससी में बैठा हूँ, यूपीएससी में भी कृषि से। ये क्या है, कृषि जो है वो दोनों ही का, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों का ही फेवरेट टॉपिक है। तो कृषि से तो प्रति वर्ष क्वेश्चन आते हैं। कृषि में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, कृषि में हम मृदा देखेंगे, फसलों के प्रकार देखेंगे, प्रमुख फसल कौन कौन सी हैं वो देखेंगे, बागवानी, सिंचाई साधन और कुछ अन्य तथ्यों को देखेंगे, जैसे अनुसंधान केंद्र हो गए, एईजेड क्या होता है, प्रमुख फसलों की किस्में कौन कौन सी हैं, इनको भी देखेंगे। लेकिन ये सब हम देखने वाले हैं किसके संदर्भ में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद साथियों। जब अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक करो, वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करो, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपको थोड़ी सी जानकारी और हम दे दें कि यूनिट 9 जो है, आईसीटी वाली यूनिट है जो, वो हम परीक्षा धाम बुक से ही कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके कंटिन्यू वीडियो आ रहे हैं। तो आप उसको भी देख सकते हैं। यूनिट 9 की प्लेलिस्ट जो है वो बना दी गई है। नए वीडियो जो आ रहे हैं, नया वाला जो एडिशन आया है, नया संस्करण जो फरवरी माह में लॉन्च हुआ है अभी, उसके वीडियो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपको कहीं से कुछ भी अपडेट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अपडेटेड ही वर्जन आया है। वो यूनिट 9 परीक्षा धाम बुक से है, तो उसके भी वीडियो आप देख सकते हो। साथ ही यूनिट 5 जो है उसके वीडियो भी कंटिन्यू आ रहे हैं। यूनिट 5 के लिए जो कंटेंट हमने चुना है, उसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम थ्योरी पोर्शन और एमसीक्यू पोर्शन दोनों ही साथ में लगाते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर आपने इतना कर लिया ना, आपको कहीं से और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जल्द ही आपको अन्य यूनिट के भी वीडियो देखने को मिलेंगे। जैसे ये यूनिट कंप्लीट होती है, आपको अदर यूनिट के वीडियो भी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, फसलों का वर्गीकरण जो है, फसलों को हम दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। एक तो रबी की फसलें और दूसरी होती है खरीफ की फसलें। रबी की फसलों में अलग अलग प्रकार की फसलें होती हैं। जैसे खाद्यान्न में रबी की फसल में गेहूं और जौ शामिल होता है, और रबी की तिलहन फसलों में सरसों, सूरजमुखी और अलसी आती है। चना में चना, मसूर, मटर दलहन फसलें हैं, और अन्य फसलों में, रबी की फसलों में अदरक, अफीम, लहसुन और धनिया होता है। ये कैसी फसलें हैं, रबी की प्रमुख फसलें हैं। गेहूं, जौ, सरसों, सूरजमुखी, अलसी, चना, मसूर, मटर, अदरक, अफीम, लहसुन, धनिया, ये कैसी है, रबी की फसलें हैं। इनसे सीधे प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, और इनमें से कोई एक नहीं होगी। अब हम आते हैं खरीफ की फसलों पे। तो खरीफ की फसलों को भी हम उसी प्रकार से देख रहे हैं। खरीफ की फसलों में, खाद्यान्न फसलों में चावल, ज्वार, मक्का और बाजरा आता है। तो चावल, ज्वार और मक्का, बाजरा किस समय होता है, खरीफ की फसलों में आता है। इसमें तिलहनी फसलों में कपास, तिल और मूंगफली, साथ ही दलहनी फसलों में उड़द, अरहर, मूंग होती है, और अन्य फसलों में जूट और तंबाकू होता है। इस डायग्राम को समझेंगे थोड़ा सा। ये जो टेबल है, इसमें ऊपर खरीफ, रबी और जायद फसलों का वर्णन है। फसल का प्रकार है, देखो खरीफ की फसलें जो है वो मानसूनी फसलें हैं। कैसी हैं, मानसूनी फसलें। जब मानसून आता है तब खरीफ की फसलें पैदा की जाती है, मानसून के समय। जब मानसून आता है तो सोयाबीन की बुआई होने लगती है ना, खरीफ की फसलें होने लगती हैं। तिल, अरहर, मूंग, इनकी फसल बोई जाने लगती है जब मानसून आता है। लेकिन जब शीतकाल शुरू होता है ना, तब रबी की फसलें बोई जाती हैं, और जायद के समय, ग्रीष्म काल में जायद की फसलें होती हैं। खरीफ की फसलों का बुआई का जो समय है, जून जुलाई में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। जून और जुलाई में बोई जा रही हैं तो सितंबर अक्टूबर में काट ली जाएगी। और जो रबी की फसलें हैं वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, और मार्च, फरवरी, मार्च में काट ली जाती हैं। उसी प्रकार से जायद की जो फसलें हैं वो मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं, और मई जून में क्या होता है, काट ली जाती है, कटाई होती है इनकी। खरीफ की फसलों का उदाहरण देखें तो खरीफ की फसलों के जो प्रमुख उदाहरण हैं, उसमें मक्का, धान, कपास, सोयाबीन, मूंग और तिल है। और रबी की फसलों के उदाहरण हैं गेहूं, सरसों, मटर और चना। जायद फसलों में तरबूज, कद्दू और मूंग शामिल है। जायद फसलों में क्या, तरबूज, कद्दू और मूंग शामिल है।
मध्य प्रदेश की मृदा का विस्तृत अध्ययन हम पिछले अध्याय में कर ही चुके हैं, तो इसमें विस्तृत अध्ययन नहीं करने वाले हैं ना, इसको आपने देख लिया होगा। अब हम मध्य प्रदेश की अन्य फसलों को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलों में आती हैं जूट, कपास, पटसन और सनई। यहाँ से प्रश्न कैसा आएगा, तो देखो प्रश्न ऐसा आता है, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है। तीन फसलें अलग होंगी और एक होगी जूट, कपास, पटसन और सनई में से कोई सा भी। ऐसा भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रेशेदार फसल नहीं है, तो तीन फसलें रेशेदार होंगी और एक नहीं होगी। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। जूट, कपास, पटसन और सनई जो है वो कैसी है, रेशेदार फसलें हैं। उद्दीपन फसलों की बात करें तो स्टिमुलेट फसलें जो होती है उनमें कॉफी, चाय, गांजा, अफीम, भांग, ये कैसी है, तंबाकू उद्दीपन फसलें हैं। और चारा फसलों की बात करें तो चारा फसलों में नेपियर, लेविया, ज्वार, रिजका, बरसीम और ल्यूसर्न आती हैं। तो नेपिया, लेविया, ज्वार, रिजका, बरसीम और ल्यूसर्न किसमें आती हैं, चारा फसलों में आती हैं। जड़ें फसलों की बात करें तो जड़ें फसलों में गाजर, मूली, चुकंदर और शकरकंद आता है। ये कैसी है, जड़ें हैं। गाजर, मूली, चुकंदर और शकरकंद जो है वो जड़ होती है। गाजर, मूली, चुकंदर और शकरकंद। तना फसलों की बात करें तो तना फसलों में आलू, अदरक, लहसुन, प्याज और हल्दी जो है वो तना है। आलू, अदरक, लहसुन, प्याज और हल्दी जो है वो कैसी फसलें हैं, तना फसलें हैं। तिलहनी फसलों में जिनसे तेल प्राप्त होता है, तिलहनी फसलों में मूंगफली, अलसी, कुसुम, सरसों, राई, सूरजमुखी इसमें शामिल होती है। मूंगफली, अलसी, राई, कुसुम, सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी। और दलहनी फसलों में मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, चना और बरबट, ये क्या है, दलहनी फसलें हैं। नकदी फसलें कैश क्रॉप्स की बात करें तो गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, चाय, कॉफी, कपास ये नगद फसलें हैं। और खाद्यान्न फसलों में गेहूं, चावल, मक्का खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। एक नोट लिखा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। तो फसल को सियारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फसल को सियारी भी कहा जाता है। ये जो सर्वेक्षण है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का है, मध्य प्रदेश में फसल उत्पादन में स्थान की बात कर रहा है। तो मध्य प्रदेश जो है चना और कुल दलहन, चना के उत्पादन में साथ ही कुल दलहन के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। दूसरे स्थान पे है गेहूं, मक्का, सोयाबीन, सरसों। कुल खाद्यान्न और कुल तिलहन के उत्पादन में जो मध्य प्रदेश है वो दूसरे स्थान पे है। गेहूं, मक्का, सोयाबीन, सरसों, कुल तिलहन, कुल खाद्यान्न के उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। नोट की बात करें, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, जबकि मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो 23-24 के अनुसार सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अब हम एक एक करके फसलों का वर्णन देखेंगे, कि सभी फसलों को देखेंगे कि कौन सी फसल कब क्या उगाई जाती है, क्या उनका कुल है, क्या वनस्पति नाम है, सभी को एक एक करके देखने वाले हैं। आपको काफी अच्छा लगने वाला है। तो फसलों का प्रमुख वर्णन कुछ इस प्रकार है। पहली जो फसल है वो है गेहूं। कौन सी, गेहूं है पहली फसल जो हमारी है, वो गेहूं है। गेहूं का जो कुल है, जब आपसे पूछा जाए कि गेहूं का कुल क्या है तो ग्रेमिनेसी कुल है। कौन सा कुल है, ग्रेमिनेसी कुल का है गेहूं। और इसका वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम इसका वानस्पतिक नाम है। इसके लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है और औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। किस्में जो है इसकी, प्रमुख फसलों की किस्में हैं सरबती, राज, लोकमन, सुजाता, कल्याण सोना, मैक्रोनी। मैक्रोनी गेहूं, ये क्या है, किस्में हैं सरबती, राज, लोकमन, सुजाता, कल्याण सोना, मैक्रोनी। मैक्रोनी गेहूं इसकी किस्में हैं। ट्रिटिकल गेहूं राई और गेहूं के संकर से वैज्ञानिकों द्वारा निर्माण किया गया है और इसमें रोग जो लगता है टुंड्रू और किट्टू रोग लगता है गेहूं में। टुंड्रू और किट्टू रोग लगता है। अग्नि उत्पादक जिलों में होशंगाबाद, सीहोर और नरसिंहपुर। होशंगाबाद, सीहोर और नरसिंहपुर। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो गेहूं है वो होशंगाबाद में उत्पादित होता है। कहाँ पर, होशंगाबाद में उत्पादित होता है। अब हम आते हैं दूसरी खाद्यान्न फसल है चावल।
ग्रेमिनेसी कुल की, यह भी किस कुल की है? ग्रेमिनेसी कुल की। और इसका वानस्पतिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। क्या है? चावल का वानस्पतिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। और ये इसके लिए जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए हमने देखा समशीतोष्ण, और चावल के लिए उष्ण कटिबंधीय। औसत वर्षा जो है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। और किस्मों की बात करें तो चिन्नौर चावल, रंजीत सब वन, अमन गोल्ड राइस जो है वो इसकी किस्में हैं। विटामिन ए का ये स्रोत है। और हंसा, शुष्क सम्राट, काली मूछ, ये क्या है? इसकी किस्में हैं। तो चावल की किस्मों में हंसा, शुष्क सम्राट, काली मूछ सॉरी, इसकी प्रमुख किस्में हैं। और रोग जो है चावल में अंगमारी और खैरा रोग लगता है। कौन सा? अंगमारी और खैरा रोग लगता है। अग्रणी उत्पादक जिलों में बालाघाट जो है सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है, और उसके बाद सिवनी जिला। मक्का की बात करें तो मक्का भी ग्रेमिनेसी कुल का है। इसका जो वानस्पतिक नाम है जियामेज है। और इसमें किस्में जो है पिंटल और डेंट जो है इसकी किस्में हैं। सरताज, गंगा 11 और डेक्कन भी क्या है? मक्का की किस्में हैं। छिंदवाड़ा जिला अग्रणी जिला है, और छिंदवाड़ा को सिटी ऑफ कॉर्न भी कहा जाता है। इसमें जो रोग लगता है व्हाइट वाइट रोग लगता है। कौन सा रोग लगता है? व्हाइट वाइट रोग लगता है। कॉफी की बात करें तो कॉफी रूबिएसी कुल की है। किस कुल की है? रूबिएसी कुल की है। और किस्में जो है अरेबिका उच्च कोटि की किस्म है। और रोबस्टा जो है वो भारत में सर्वाधिक उत्पादन होने वाली किस्म है। लाइबेरिका, रोबस्टा और अरेबिका क्या है? कॉफी की किस्में हैं। अग्रणी उत्पादक जिले में बैतूल है। और विशेष की बात करें तो बैतूल के कुकड़ू हिल्स पर ब्रिटिश नागरिक सेंट बिलफोर्ड एवं फ्लोरेंस हेनरिक्स ने 110 हेक्टेयर में कॉफी के बागान लगाए थे। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन भी लेग्यूमिनेसी कुल का है। और सोयाबीन है लेग्यूमिनेसी कुल का। किस कुल का है? लेग्यूमिनेसी। और उसका वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। तो सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन के लिए जो अन्य तथ्य है, इसकी जो किस्में हैं सोयाबीन की, इसमें समृद्धि, प्रतिकार, अहिल्या, अलंकार, पीएस 1024 शामिल है। अग्रणी उत्पादक जिलों में उज्जैन में सोयाबीन सर्वाधिक होता है, और फिर धार में। एक बार दोबारा से जितनी फसलें अभी तक हमने पढ़ी है उनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हमने गेहूं को देखा। हमने देखा ये किस कुल का है? ग्रेमिनेसी कुल का है। और ये ट्रिटिकम एस्टिवम इसका वानस्पतिक नाम है। समशीतोष्ण इसके लिए जलवायु चाहिए, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा चाहिए। सरबती, राज, लोकमन, सुजाता, कल्याण सोना, मैक्रोनी और मैक्रोनी गेहूं इसकी किस्में हैं। टिन टुंड्रू और किट्टू रोग इसमें लगता है। और हमने देखा कि होशंगाबाद, नरसिंहपुर और सीहोर जो है वो इसके अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद हमने चावल की बात की थी। चावल भी ग्रेमिनेसी कुल का है। ओराइजा सेटाइवा इसका वानस्पतिक नाम है। और उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा चाहिए। चिन्नौर, रंजित सब्बन और अमन गोल्ड राइस और हंसा, शुष्का सम्राट और काली मूछ जो है वो इसकी क्या है? किस्में हैं। इसमें जो रोग लगता है चावल में अंगमारी रोग लगता है, खैरा रोग लगता है। और अग्रणी उत्पादक जिलों में बालाघाट मध्य प्रदेश का सर्वाधिक चावल उत्पादक करने वाला जिला है। हमने मक्का को देखा था, सिटी ऑफ कॉर्न कहा जाता है छिंदवाड़ा को। ग्रेमिनेसी कुल का है यह भी। और जियामेज इसका वानस्पतिक नाम है। इसकी किस्मों में पिंटल, डेंट, सरताज, गंगा 11, डेक्कन शामिल है। व्हाइट वाइट इसमें रोग लगता है। और अग्रणी उत्पादक जिला में छिंदवाड़ा का नाम आता है। कॉफी की बात करें तो रूबी एसी कुल की है। किसकी? रूबी एसी कुल की है। क्या रोमांटिक सा नाम होता है। किसमें जो है अरेबिका, रोबेस्टा और लाइबेरिका है। अग्रणी उत्पादक जिला की बात करें तो बैतूल कॉफी उत्पादक में अग्रणी है मध्य प्रदेश में। बैतूल के कुकड़ू हिल्स पर ब्रिटिश नागरिक सेल बिलफोर्ड एवं फ्लोरेंस हेनरिक्स ने 110 हेक्टेयर में कृषि के बाग क्या है कि कॉफी के बाग लगाए थे। जब हमने सोयाबीन को देखा तो हमने देखा कि सोयाबीन जो है लेग्यूमिनेसी कुल का है। किसका है? लेग्यूमिनेसी कुल का है। और इसका जो वास्तविक नाम है ग्लाइसिन मैक्स है। क्या है इसका वास्तविक नाम? ग्लाइसिन मैक्स है। सोयाबीन की किस्मों में अहिल्या, अलंकार, पीएस 1024, समृद्धि, प्रतिकार शामिल है। और अग्रणी उत्पादक जिलों में उज्जैन और धार। अब बात करते हैं कपास की। तो कपास जो है वो मालवेसी कुल का है। किसका? मालवेसी कुल का है। इसकी किस्मों में श्यामली, सुबिन, महालक्ष्मी और जयलक्ष्मी शामिल है।
खरगोन और खंडवा कपास उत्पादक राज्यों के रूप में जाने जाते हैं। खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर सुनहरे जिले के नाम से जाने जाते हैं। इसका कारण है कपास की वहां पे अच्छी मात्रा में फसल होती है। तंबाकू की बात करें तो तंबाकू का वास्तविक नाम जो है निको निकोटियाना है। क्या है? निकोटियाना। और ये जलवायु कैसी होती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाई जाती है। किस्मों की बात करें तो निकोटियाना रेटिस्का और निकोटियाना टोबेकम इसकी किस्में हैं। अग्रणी उत्पादक जिले में रीवा और सतना में तंबाकू सर्वाधिक पैदा होता है। गन्ना की बात करें तो पोएसी कुल का है गन्ना। किसका? पोएसी कुल का। और सैक्रम ऑफिसिनेरम इसका वास्तविक नाम है। जलवायु कैसी चाहिए? उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए। और बाहुबली और श्रीमुख जो है इसकी किस्में होती है। गन्ना जो है वो नरसिंहपुर जिले में सर्वाधिक होता है। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली भी लेग्यूमिनेसी कुल का है। सोयाबीन भी लेग्यूमिनेसी कुल का है और मूंगफली भी लेग्यूमिनेसी कुल की है। एराकिस हाइपोजिया जलवायु उष्णकटिबंधीय। और किस्में जो है कौशल चंद्रा चित्रा विक्रम। कौशल चंद्रा चित्रा विक्रम जो है मूंगफली की किस्में हैं। खंडवा और खरगोन में बहुत ही ज्यादा मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। सरसों की बात करें तो ब्रेसा केसी कुल, ब्रेसिका कंप्रेस्टिक जो वानस्पतिक नाम। और जलवायु समशीतोष्ण। पूसा बोल्ड जो है वो इसकी किस्में हैं। और मुरैना में जो है वो सरसों सर्वाधिक होता है। मुरैना को सरसों की हांडी भी कहा जाता है। अफीम की बात करें तो पेपेबर सोमनीफेरम इसका वानस्पतिक नाम है। और मंदसौर में सर्वाधिक अफीम होता है। सोयाबीन, मूंगफली और दलहन किसके किसकी किस कुल की है? लेग्यूमिनेसी कुल की है। और अग्रणी उत्पादक राज्यों में नरसिंहपुर और सीहोर इसमें शामिल है। अब मध्य प्रदेश में बागवानी को देखेंगे तो एक नज़र देख लेते हैं उसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो आम जो है आम, इसका उत्पादक जिलों में जबलपुर और रीवा प्रमुख है। नूरजहां मध्य प्रदेश के कट्टीवाड़ा अलीराजपुर। तो जो नूरजहां आम की प्रजाति है वो कट्टीवाड़ा अलीराजपुर। और जो सुंदरजहां आम की प्रजाति रीवा जिले में पाई जाने वाली आम की प्रजातियां हैं। तो नूरजहां कट्टीवाड़ा अलीराजपुर और सुंदरजहां रीवा जिले में। आंवला की बात करें, आंवला का उत्पादन पन्ना जिले में होता है। आंवला को डॉक्टर प्लांट कहा जाता है। मध्य प्रदेश आंवला जिला पन्ना को कहा जाता है। आंवले की प्रमुख किस्म है कंचन और कृष्णा जो है वो आंवले की किस्में हैं। अंगूर की बात करें तो अंगूर रतलाम जिले में सर्वाधिक होता है। अंगूर नगरी रतलाम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रतलाम को कहा जाता है। पपीता की बात करें तो धार रतलाम में पपीता होता है। और केला की बात करें तो बुरहानपुर जिला में केला सर्वाधिक होता है। केला अनुसंधान केंद्र सुखपरी बुरहानपुर में ही प्रस्तावित है। अमरूद की बात करें तो अमरूद रीवा में सर्वाधिक होता है। ललित अमरूद की प्रसिद्ध किस्म है कौन सी? ललित। अब हम मध्य प्रदेश के सब्जी मसाले और उत्पादक को देख लेते हैं। तो पहले सब्जियों की बात कर लेते हैं। इस साइड आप इस टेबल को देखेंगे। आलू सर्वाधिक इंदौर में उत्पादित होता है। और प्याज जो है वो खंडवा में। लहसुन मंदसौर में लहसुन पार्क प्रस्तावित है। और धनिया जो है वो गुना में धनिया पार्क प्रस्तावित है। टमाटर का सर्वाधिक उत्पादन जबलपुर से होता है। और मटर का भी जबलपुर में। साथ ही अदरक का सर्वाधिक उत्पादन छिंदवाड़ा में होता है। मसालों की बात करें तो मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन खंडवा खरगोन में होता है। बेड़िया मिर्च की मंडी खरगोन को कहा जाता है। हल्दी का उत्पादन बुरहानपुर और धनिया का उत्पादन गुना में होता है। सर्वाधिक फल उत्पादन वाला जिला रतलाम है। सर्वाधिक सब्जी उत्पादन वाला जिला छिंदवाड़ा है। और सर्वाधिक मसाला उत्पादन वाला जिला बुरहानपुर को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में सिंचाई के स्रोत की। उससे पहले हम मध्य प्रदेश में झूम कृषि को देख लेते हैं। एक आदिम प्रकार की कृषि होती है झूम कृषि, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जलाकर उनकी राख में कृषि की जाती है। चिमाता भील जनजाति की दाहिया बेगा जनजाति की झूम कृषि है। वर्तमान में यह कृषि प्रतिबंधित है। अब हम आते हैं सिंचाई के स्रोतों पर, है ना। तो कौन कौन से सिंचाई के स्रोत होते हैं? तो सिंचाई के स्रोत में आप देखेंगे सिंचाई के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक तो भूमिगत जल स्रोत और धरातलीय जल स्रोत। भूमिगत में कुआं और नलकूप शामिल होते हैं। वहीं धरातलीय में
तालाब और नहर शामिल होते हैं। तालाब के अंतर्गत दो प्रकार के तालाब होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित यानी कृत्रिम। और नहर भी नित्यवाही जो हमेशा बहती है और अनियतवाही जो कभी कभी बहती है। कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल सिंचित भूमि के 67.3% भाग की सिंचाई कुओं एवं नलकूपों से होती है। वर्तमान में यह मध्य प्रदेश में सिंचाई के सर्वप्रमुख साधन है। कितने परसेंट? 67.3% भाग पर सिंचाई जो है वो कुओं और नलकूपों से हो रही है। कुएं और नलकूपों में सर्वाधिक सिंचाई मालवा क्षेत्र में की जाती है। ये जो दिया हुआ है ना बजट का, बजट 2023 कृषि क्षेत्र में, तो ऊर्जा सब्सिडी 13,000 करोड़ थी और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 3200 करोड़ रुपए दिए गए थे। मुख्यमंत्री मिलेट मिशन जो है मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था, मुख्यमंत्री मिलेट मिशन। इंदौर और उज्जैन जिले में शुद्ध सिंचित भूमि का क्रमशः 84.5% एवं 79.9% ट्यूबवेल से सींचा जाता है। राज्य में ट्यूबवेल की सर्वाधिक जनसंख्या उज्जैन में है, जबकि इंदौर जिले दूसरे स्थान पर है। घनत्व की दृष्टि से इंदौर जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर 23.8 ट्यूबवेल हैं। कुओं में सर्वाधिक 21.1% सिंचाई और मंदसौर जिले उत्तरी मालवा में की जाती है। कितनी सर्वाधिक कुओं से सिंचाई कहाँ होती है? मंदसौर जिले में होती है और उत्तरी मालवा में होती है। अब हम बात करते हैं तालाब से सिंचाई की। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार के तालाबों का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में कुल सिंचित भूमि के लगभग 2.7% भाग पर सिंचाई जो है वो तालाबों से की जाती है। तालाबों द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई धार जिले में होती है। तो तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? धार जिले में। और तालाब द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरी सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट जिले में होती है। तो पहली जो धार जिले में, दूसरी बालाघाट में। तालाबों द्वारा प्रतिशत की दृष्टि में सर्वाधिक सिंचाई जो है वो झाबुआ जिले में होती है परसेंटेज में, और प्रतिशत की दृष्टि से दूसरी सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट में होती है। तो बालाघाट क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में दूसरे नंबर ही है। अब बात करते हैं नहरों से सिंचाई की। तो मध्य प्रदेश में सिंचाई का जो दूसरा प्रमुख साधन है उसके द्वारा 17.3% भूभाग पर सिंचाई होती है। नहरों द्वारा क्षेत्रफल और प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई दतिया में होती है। तो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? दतिया में होती है। और तालाबों से सर्वाधिक कहाँ होती है क्षेत्रफल में? धार में होती है। नहरों द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरी सर्वाधिक सिंचाई नर्मदापुरम जिले में होती है। नहरों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक तो नित्यवाही नहरें, वे वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नहरें हैं, ये सदैव जल से भरी रहती हैं। और अनित्यवाही नहरें, इन्हें वर्ष भर लगातार जल की आपूर्ति संभव नहीं है, ये मात्र नदियों में आने वाली बाढ़ों के समय ही सिंचाई के काम आती हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन को आप इन डायग्राम में देखेंगे, इस डायग्राम में देखेंगे आप, तो देखो कुएं एवं नलकूपों द्वारा जो है वो 67.3% होती है और नहरों के द्वारा 17.6% सिंचाई जो है वो होती है। तालाबों द्वारा 2.7% और अन्य के द्वारा 12.4% सिंचाई के प्रमुख स्रोत है ये मध्य प्रदेश में। अन्य स्रोतों द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई विदिशा जिला और अन्य स्रोतों द्वारा प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई जो है वो पन्ना जिला में होती है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अन्य स्रोतों से विदिशा में और प्रतिशत की दृष्टि से पन्ना में। खैर ऐसा प्रश्न कभी नहीं आएगा। ईरा प्रथा की बात करें तो फसल कटाई के तुरंत बाद मवेशियों को बिना चरवाहे के छोड़ना ईरा प्रथा कहलाता है। इसे मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया गया है। तो ईरा प्रथा क्या होती है? क्या होता है, जैसे फसल कटाई हुई ना और उसके तुरंत बाद मवेशियों को जो है वो चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसके साथ चरवाहा जो है वो नहीं रहता है, इसी को कहते हैं ईरा प्रथा। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नहरों पर। तो कौन कौन सी नहरें हैं और कौन कौन इनसे क्या है लाभान्वित हो रहा है। अब जो हिस्सा शुरू होने जा रहा है इस वीडियो का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैनगंगा नहर की। और बैनगंगा जो नहर है, इससे बालाघाट और सिवनी जिले को लाभान्वित किया जाता है बैनगंगा नहर से। मध्य प्रदेश की पहली नहर जिसका निर्माण 1923 में किया गया था। कौन सी नहर? बैनगंगा नहर मध्य प्रदेश की पहली नहर है जिसका निर्माण 1923 में किया गया था।
भांडेर नहर की बात करें तो इससे ग्वालियर और दतिया जिला लाभान्वित होता है। यह उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा से बेतवा नदी से निकलती है। लहार नहर जो है ये ग्वालियर दतिया को लाभान्वित करती है और 86 किलोमीटर लंबी यह नहर भांडेर नहर से ही निकलती है। गुलाब सागर नहर की बात करें तो ये सीधी जिले को लाभान्वित करती है। सीधी जिले के खडगी गांव के पास बनास की सहायक महान नदी पर ये स्थित है गुलाब सागर नहर। सिंचाई से संबंधित कुछ योजनाओं को देखें, कुछ अन्य तथ्यों को, तो यहाँ से भी ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बलराम ताल योजना जो है वो 2007 में प्रारंभ हुई। कब हुई बलराम ताल योजना प्रारंभ? 2007 में। और जल अभिषेक मिशन जो है वो 2006 से प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया? जल अभिषेक मिशन 2006। तो बलराम ताल योजना 2007 की है, जल अभिषेक मिशन को 2006 के रूप में याद रखना है, और खेत तालाब योजना जो है वो 2007 की। तो बलराम ताल और खेत तालाब योजना 2007 में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला जो है वो ग्वालियर और होशंगाबाद हैं, दोनों प्रथम स्थान पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला में ग्वालियर और होशंगाबाद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित जिला जो है वो डिंडोरी है। सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? डिंडोरी। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला में ग्वालियर आता है, और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम सिंचित जिला में डिंडोरी आता है। सिंचाई क्षेत्र का वितरण देखें तो अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में चंबल बेसिन, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में, है ना, नर्मदा घाटी निमाड़ का मैदान, धार उच्च भूमि, पूर्वी मालवा पठार, बुंदेलखंड उच्च भूमि और बैनगंगा घाटी क्षेत्र किसमें? अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में आते हैं। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में सिंचाई का विकास। तो कैसे कैसे मध्य प्रदेश में सिंचाई का विकास हुआ है, इसको हम एक नज़र देख लेते हैं। पहली शताब्दी में चंदेल वंश के द्वारा खजुराहो में तालाबों का निर्माण कराया गया। तो पहली शताब्दी में चंदेल वंश के शासक जो थे उन्होंने खजुराहो में तालाबों का निर्माण कराया। और मध्य प्रदेश की पहली नहर बैनगंगा नहर 1923 में बालाघाट जिले में बनाई गई। ग्वालियर रियासत में 1927 में पगारा बांध बनाया गया। तो ग्वालियर रियासत में 1927 में पगारा बांध बनाया गया। और पलकमती सिंचाई टैंक की स्थापना जो है वो 1933 में तत्कालीन भोपाल में की गई थी। वर्तमान में है रायसेन जिले में है। तो पलकमती सिंचाई टैंक की स्थापना कब हुई? 1933 में तत्कालीन भोपाल में की गई थी। वर्तमान में है रायसेन जिले में है। बालाघाट में मुरम नाला का निर्माण 1936 में हुआ। तो मुरम नाला का निर्माण कब हुआ? 1936 में। और ग्वालियर रियासत में 1940 से 44 की अवधि के बीच में आसन्न परियोजना काकेटो बांध, आवदा बांध, हरसी बांध और तिघरा बांध बनाए गए थे। गुलाब सागर नहर से सीधी जिले को सिंचाई की जाती है। तो गुलाब सागर नहर से किसको लाभ प्राप्त होता है? सीधी जिले को प्राप्त होता है लाभ। कुल फसल और अग्रणी उत्पादक राज्यों की बात करें तो 2022-23 के अनुसार ये डाटा है कि कुल फसल के मामले में कौन सा राज्य जो है वो अग्रणी रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुल दलहन की। तो टोटल दालों के मामले में जो है मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है, और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पर राजस्थान रहा है। कुल दलहन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर राजस्थान रहा है। कुल खाद्यान्न के मामले में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ने खाद्यान्न फसलों का सर्वाधिक उत्पादन किया है। और दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर है खाद्यान्न उत्पादन में पंजाब। कुल तिलहन के मामले में राजस्थान ने सर्वाधिक तिलहन फसलों को पैदा किया है, और मध्य प्रदेश इसमें दूसरे नंबर है कुल तिलहन के मामले में। गुजरात तीसरे नंबर है कुल तिलहन के मामले में। कुल मोटा अनाज के मामले में कर्नाटक में सर्वाधिक मोटा अनाज हुए हैं, उसके बाद राजस्थान और फिर महाराष्ट्र। मसालों के उत्पादन में सबसे सर्वाधिक मध्य प्रदेश सर्वाधिक आगे रहा है, राजस्थान और फिर गुजरात का नाम आता है। मध्य प्रदेश में पेयजल व्यवस्था को देखें तो 17वीं शताब्दी में मुगल सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना ने बुरहानपुर में अपनी सेना के लिए पेयजल व्यवस्था के लिए कनाट गैलरी पद्धति का उपयोग किया था। कनाट गैलरी पद्धति किससे जुड़ी हुई है? पेयजल व्यवस्था से जुड़ी हुई है। 1860 में इंदौर में पेयजल आपूर्ति का कार्य प्रारंभ हुआ, और 1893-94 में इंदौर की पेयजल प्रदाय योजना को नगर पालिका इंदौर ने अपने अधीन कर लिया।
वर्तमान इंदौर में चोरल परियोजना, सिरपुर तालाब और बिलावली तालाब से जल की आपूर्ति होती है। तो इंदौर को किससे? चोरल परियोजना के द्वारा जल प्रदान किया जाता है। भोपाल में पेयजल की आपूर्ति नल जल योजना 1869 में प्रारंभ की गई थी। कब? 1869 में भोपाल में पेयजल की आपूर्ति के लिए नल जल योजना का प्रारंभ किया गया था। वर्तमान भोपाल में पेयजल की आपूर्ति कोलार परियोजना, नर्मदा वाटर और बड़ा तालाब से की जाती है। 1883 में जबलपुर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। कब? 1883 में। वर्तमान जबलपुर में बरगी परियोजना से जल की आपूर्ति होती है। किससे? बरगी परियोजना से। 1930 में मोती झील से ग्वालियर में नल जल योजना प्रारंभ की गई और वर्तमान में तिघरा जलाशय से आपूर्ति होती है ग्वालियर में। सागर के लाखा बंजारा तालाब से पेयजल की आपूर्ति होती है सागर के लाखा बंजारा झील से। और बुरहानपुर जिले को प्रदेश के साथ देश के पहले हर घर जल जिला होने का गौरव प्राप्त हुआ है। ये जो आंकड़े हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना पूरी रहती है। ये केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार है और इसमें फसलें प्रथम स्थान पर, राज्य द्वितीय और तृतीय दिया हुआ है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की बात करें तो फसलें जो है, पहले ही फसल है चावल। चावल के उत्पादन में जो पश्चिम बंगाल है वो पहले स्थान पर है। पश्चिम बंगाल में 2022-23 में सर्वाधिक चावल का उत्पादन हुआ है। उसके बाद जो नाम आता है उत्तर प्रदेश और फिर आता है पंजाब का नाम। तो सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल ने किया है, फिर द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश और तृतीय स्थान पर पंजाब रहा है। गेहूं की बात करें तो गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश ने किया है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर पंजाब है। मक्का के उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर है और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, साथ ही महाराष्ट्र जो है वो तीसरे स्थान पर है। चना के उत्पादन में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और महाराष्ट्र पहले स्थान पर है और मध्य प्रदेश जो है वह दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर चना के उत्पादन में राजस्थान है। मूंगफली का उत्पादन गुजरात के द्वारा सर्वाधिक किया जा रहा है अभी वर्तमान में, अर्थात गुजरात जो है वो पहले स्थान पर है, राजस्थान दूसरे स्थान पर और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर। सरसों के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है और मध्य प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर है, साथ ही हरियाणा तीसरे स्थान पर है। सोयाबीन के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है 2022-23 के अनुसार और मध्य प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पर है और राजस्थान जो है वो तीसरे स्थान पर है। 23-24 के अनुसार मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में पहले स्थान पर है। सूरजमुखी के उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर है, तेलंगाना दूसरे स्थान पर है और उड़ीसा जो है वो तीसरे स्थान पर है सूरजमुखी के उत्पादन में। गन्ना का जो उत्पादन है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है और कपास का जो उत्पादन सर्वाधिक गुजरात में होता है। जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल और तंबाकू का उत्पादन जो है वो गुजरात में सर्वाधिक होता है। अब हम मध्य प्रदेश से संबंधित जो कृषि अनुसंधान संस्थान है उनको देख लेते हैं। तो पहला है मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गोविंदगढ़ रीवा में है। मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ रीवा। और मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पावरखेड़ा होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पावरखेड़ा होशंगाबाद में। अंतरराष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? खमरिया जबलपुर में है अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र। मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र पावरखेड़ा होशंगाबाद, आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ रीवा, मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र अंतरराष्ट्रीय खमरिया जबलपुर। और मध्य प्रदेश वन अनुसंधान केंद्र जो है वो जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में है। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में है और मध्य प्रदेश में चावल धान अनुसंधान केंद्र जो है वो बड़वानी में लगाया गया है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर में है। दलहन अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है अमलाहा सीहोर में। और मध्य प्रदेश कृषि अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर भी अमलाहा सीहोर में ही है।
मध्य प्रदेश गन्ना अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है बोहानी गाडरवारा नरसिंहपुर में। और मध्य प्रदेश अंगूर अनुसंधान केंद्र जो है वो रतलाम में है। कहाँ पर है? रतलाम में है। केला अनुसंधान केंद्र सुखपुरी बुरहानपुर में प्रस्तावित है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शाखा जो है वो ग्वालियर में है। अब हम AEZ एग्री एक्सपोर्ट जोन की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में वर्ष 2002 में AEZ की शुरुआत इंदौर से हुई थी। और AEZ परियोजना में शामिल उत्पाद में आलू प्याज लहसुन के मामले में क्षेत्र को चुना गया है AEZ चुना गया है इंदौर, खंडवा, नीमच और मंदसौर को। तो AEZ इंदौर, खंडवा, नीमच और मंदसौर। मसाले के लिए गुना, मंदसौर, उज्जैन और बुरहानपुर को। और सरबती गेहूं के लिए भोपाल, सीहोर, उज्जैन, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन और विदिशा। मसूर चना के लिए विदिशा, रायसेन और नागपुर। और संतरा के लिए छिंदवाड़ा और बैतूल को चुना गया है। प्रमुख फसलों की बात करें तो प्रमुख फसलों की जो किस्में हैं, गेहूं की जो किस्म होती है, गेहूं की जो किस्में हैं सरबती, लोकमन, सुजाता, कल्याण सोना, मैक्रोनी और ड्यूरम। सरबती, लोकमन, सुजाता, कल्याण सोना, मैक्रोनी और ड्यूरम क्या है? गेहूं की किस्में हैं। धान की किस्मों की बात करें तो धान की किस्मों में मही, सुगंधा, रंजित सबवन, स्वर्ण सबवन, संबा मंसूरी, अमन, काली मूछ, चिन्नौर और शुष्क सम्राट इसमें धान की प्रमुख फसल है। सोयाबीन की बात करें तो अहिल्या, अलंकार और प्रतिकार जो है वो सोयाबीन की किस्में हैं। चना की किस्मों में वैभव, विशाल और राधे शामिल है। वैभव, विशाल और राधे शामिल है। ज्वार की किस्में में आपको लवकुश और विदिशा 61 याद रखना है। सरसों में वरुणा और पीताम्बरी। मूंगफली में कौशल, चंद्रा, चित्रा। और कपास की किस्मों में आपको याद रखना है विशेष रूप से श्यामली, सुमिन, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी। अरहर में बहार, अमर, आजाद, पिपरिया। ये क्या है? अरहर की किस्में हैं। मटर की जो किस्म है अपर्णा और प्रकाश। रेशम की बात करें तो रेशम के लिए टसर, इरी, मूंग और ओक। टसर, इरी, मूंग और ओक। अमरूद की बात करें तो ललित जो है वो अमरूद की किस्म है। आलू की किस्मों में कुफरी, चिपसोना, कुफरी बादशाह और कुफरी अशोका शामिल है। आंवला की किस्मों में कंचन, प्रतापगढ़, बनारसी और कृष्णा आंवला की किस्में हैं। और आम की किस्मों में रत्ना, अल्फांसो और नीलम का संस्करण है रत्ना। और नूरजहां जो है वो अलीराजपुर में और सुंदरजा रीवा में आम की प्रजाति देखने को मिलेगी। गन्ना की प्रजातियों में बाहुबली और श्रीमुख देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र और कृषि जलवायु क्षेत्र की। थोड़ा फास्ट चलेंगे तो आप समझेंगे। देखो, गेहूं और ज्वार का जो क्षेत्र है वो मध्य भारत का पठार है। वहीं गेहूं क्षेत्र जो है वो मालवा क्षेत्र को कहा जाता है। ज्वार और कपास का क्षेत्र आपको दक्षिण पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा। चावल क्षेत्र जो है वो पूरब में देखने को मिलेगा, बघेलखंड में। और गेहूं चावल क्षेत्र जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को मिलेगा। अब हम एक एक करके प्रमुख फसल क्षेत्र देखते हैं। धान चावल का क्षेत्र जो है इसके लिए वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए है। और लाल पीली मृदा चाहिए है। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश, सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी, बालाघाट में आपको धान और चावल की खेती देखने को मिलेगी। गेहूं क्षेत्र के रूप में मालवा प्रसिद्ध है ना। गेहूं के लिए जलोढ़ मिट्टी और साधारण काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम। केंद्रीय मध्य प्रदेश इसका क्षेत्र है। नर्मदा घाटी, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, नरसिंहपुर, भोपाल और सीहोर में सर्वाधिक गेहूं होता है। गेहूं और चावल क्षेत्र की बात करें तो मिश्रित मिट्टी बुंदेलखंड के जिले रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, कटनी में मिश्रित मिट्टी जहां 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। गेहूं और चावल दोनों ही फसलें अच्छी होती हैं। ज्वार और गेहूं की बात करें तो इसके लिए हमें
मध्य भारत की ओर जाना पड़ेगा। जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी जहाँ मिलती है। बुंदेलखंड, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मध्य भारत क्षेत्र, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर में हमें इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। वहीं पे ज्वार गेहूं क्षेत्र है। कपास ज्वार क्षेत्र की बात करें तो इसके लिए वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर चाहिए है। काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। पश्चिमी मालवा जो है झाबुआ, अलीराजपुर, निमाड़, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर जिन्हें सुनहरे जिले कहा जाता है। मध्य भारत का पठार में नीमच और मंदसौर इसके तहत आते हैं कपास और ज्वार के क्षेत्र। अब हम मध्य प्रदेश की कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करते हैं, तो इसे कितने 10 ग्रेडों में बांटा गया है, एक एक करके सबको देखेंगे। अब नीचे आते हैं सीधे। मध्य प्रदेश को 11 जलवायु कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला जो है छत्तीसगढ़ का मैदान, इस क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला शामिल है। यहाँ चावल उत्पादक होता है और बालाघाट सर्वाधिक चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, इसके अंतर्गत प्रदेश के शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया जिले तथा सीधी सिंगरौली जिले का कुछ भाग आता है। इस क्षेत्र में चावल और सोयाबीन की फसलें बोई जाती हैं। कैमूर पठार तथा सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र में रीवा, पन्ना, सतना, जबलपुर, सीधी, सिवनी, कटनी व सीधी जिले शामिल हैं। यहाँ गेहूं और चावल की फसलें उगाई जाती हैं कैमूर पठार और सतपुड़ा श्रेणी में। मध्य नर्मदा घाटी की बात करें तो यहाँ पे काली मिट्टी देखने को मिलती है, अर्थात गेहूं की फसल अच्छी होती है। होशंगाबाद पूर्ण रूप से तथा सीहोर और रायसेन। विंध्य पठार की बात करें तो इसके अंतर्गत भोपाल, सागर, दमोह, विदिशा जिले पूर्णतः तथा रायसेन, सीहोर और गुना जिले अंशतः विंध्य पठार में शामिल है। यहाँ मुख्यतः गेहूं और चना की फसल विंध्य पठार में विशेष रूप से होती है। ग्रिड क्षेत्र की बात करें तो ग्रिड क्षेत्र में ग्वालियर, ये जो ग्रिड क्षेत्र है, ग्रिड क्षेत्र ये है ऊपर वाला, ये है ग्रिड क्षेत्र है ना, इसके ऊपर के जिले उसमें शामिल होते हैं। और यहाँ सरसों, गेहूं और ज्वार की फसल प्रमुख होती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेलखंड के जिले आते हैं और यहाँ ज्वार, तिल, गेहूं का प्रमुख क्षेत्र है। सतपुड़ा के पठार में ज्वार, मक्का और गेहूं की फसल प्रमुख होती है। मालवा के पठार में गेहूं और सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है मालवा। और निमाड़ क्षेत्र जो है वो कपास और मूंगफली के लिए जाना जाता है, निमाड़ क्षेत्र। झाबुआ पहाड़ी जो है क्षेत्र कपास और ज्वार उत्पादन के लिए जाना जाता है, झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र। अब हम बात करते हैं, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के पशुधन की अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसका PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा।